देखिए हम जब रूप की बात करते हैं, रूप को हमने जो रूप का जो वर्गीकरण किया है वो दो भागों में किया है। ये जो दो भागों में रूप का जो वर्गीकरण किया गया है ये प्लेटो द्वारा किया गया है। रूप को दो भागों में इन्होंने बांटा। दो भागों में जो बांटा तो एक सापेक्ष होता है, एक निरपेक्ष के रूप में हमने इसको बांटा। सापेक्ष वो होते हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर अंकित किए जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर आपके सापेक्षता को निरपेक्ष किया या निरूपित किया जाता है। और निरपेक्ष की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक आकृतियों के आधार पर तो होता है, विकसित होता है, परंतु इसमें एक विशुद्ध चीज आ जाती है, वो ज्यामितीय रूप इसके अंतर्गत आ जाती है। ज्यामितीय रूप इसके अंतर्गत आ जाते हैं, हम ज्यामितीय रूप को इसके अंतर्गत ले लेते हैं। जहां पर हम बात करें कि कलाओं की समस्याओं के आधार पर अगर देखें, कलाओं की समस्याओं के आधार पर देखें तो उसके आधार पर रूप के दो भेद होते हैं। क्या बोला मैंने आपसे, बताइए, बोलो। ये कलाओं की समस्याओं के आधार पर, हाँ, क्या होता है बताइए। के आधार पर दो रूप होते हैं। हाँ, तो दो रूप होते हैं, पता चल गया। अब दो रूप कौन कौन से होंगे हम उसको भी देखेंगे। अब दो रूप क्या है, एक सक्रिय होगा एक निष्क्रिय होगा। होगा या नहीं होगा बताइए, या फिर आप उसे सहायक भी कह सकते हैं। देखिए कलाओं की समस्याओं के आधार पर, देखिए यहां पर लिख देता, कलाओं की समस्याओं के आधार पर कलाएं के दो रूप होते हैं। कि यहाँ पर दो रूप होते हैं। एक होता है आपके जो होता है सक्रिय होता है, एक सक्रिय होता है, एक सहायक होता है, दूसरा होता है सहायक। याद रखना। अब जो सक्रिय होता है वो सक्रिय किसे कहते हैं, सक्रिय किसे कहते हैं थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। देखिए जो निश्चित है, सक्रिय का मतलब होता है जो निश्चित सीमाओं में संगठित होकर, क्या कह रहा हूं मैं, जो निश्चित सीमाओं में संगठित होकर क्या करता है, तल पर प्रमुख भूमिका निर्वाह करता है। इससे हम क्या कहेंगे, सक्रिय कहेंगे कि वो आपके जो धरातल है उस पर अपनी प्रमुख भूमिका ये निर्वाह करता है। अगर मैं सहायक की बात करूं तो सहायक जहां पर आता है तो ये जो क्या करता है, ये जो तल होता है उसके चारों ओर इकट्ठा होकर क्या करता है, सक्रिय रूप से बल प्रदान करता है। ये सहायक, अगर हम जहां पर सहायक की बात करेंगे, ये चारों ओर एक तरीके से इकट्ठा होकर जो सक्रिय रूप को क्या कर देता है, कहीं ना कहीं बल देता है। सक्रिय रूप को क्या करेगा, ये बल देगा। कौन देगा, सहायक। उसकी सपोर्ट, जो सपोर्टिंग कर रहा है चारों ओर से, उसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं बल देगा और उसको कहीं ना कहीं रूप प्रदान करेगा या उसको बल देगा। अब देखिए मान लीजिए हमने एक पेंटिंग बनाई, मान लीजिए हम एक इंसान की पेंटिंग यहाँ पर बनाते हैं इस प्रकार से, तो ये तो बीच में बना दिया हम सक्रिय, ये आपके तल पर है, ठीक है, तल पर। अब इसको जो सहायक जो सहायता करेगा, इसका जो ये चार दिशाएं है ना, 1 2 3 4, ये क्या करते हैं, चारों ओर से घेर कर इसको कहीं ना कहीं बल देते हैं, कहीं ना कहीं ये पेंटिंग उभार आ जाती है इसमें। ठीक, इतना समझ गए, बताइए बेटा। अब देखिए जैसे अभी जैसे इन्होंने कहा, क्या बोलते हैं, रवि जी ने कहा कि रूप का वर्गीकरण, इन्होंने कुछ दो शब्द कहा था मेरे से, रूप का वर्गीकरण की हमने बात करी। फिर से मैं उसी पर आ रहा हूं। तो कितने प्रकार का होता है, इन्होंने दो प्रकार के कहा, बिल्कुल सही है। अब दो प्रकार के कौन कौन से हमने आपको पहले भी बता के फिर दोबारा मैं बता रहा हूं। यहाँ पर होता है एक नियमित होता है और एक अनियमित होता है, यही कहा था आपने, बताइए। देखिए आप कहोगे फिर यहाँ देख रहा था ना, अभी तो देख रहा है, मैं बुक से देख रहा हूँ, ठीक है, बुक से देख रहा था मैं, कोई बात नहीं। देखिए एक नियमित होता है और दूसरा क्या आता है, अनियमित। और नियमित को क्या कहेंगे दूसरी भाषा में, आपको क्या कहेंगे, समित, इसको समित समित ये कह सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा होता है असहमित,
एक तो सहमित होता है, दूसरा असहमित होता है। जैसे हमने कहा नियमित और अनियमित, ये असहमित होता है। असहमित, असहमित पहला देखिए ऑब्लिक करके इसे कह सकते हो, पहला हो गया नियमित होता है जिसे सहमित बोलते हैं, और दूसरा हो गया अनियमित हो गया, उसे अनियमित असहमित इसे बोलते हैं। इसको मत देखिएगा, आप नियमित और अनियमित को ही देखिए। अब नियमित किसे कहते हैं? अब नियमित क्या होते हैं? अब नियमित की तरफ हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जहां पर नियमित की बात आती है, यदि किसी भी हम कोई भी चीज ले लेते हैं, किसी भी चीज को लेते हैं, तो उसके रूप को मध्य रेखा द्वारा उसको दो भागों में हम क्या करते थे? विभाजित करें। यदि हम किसी रूप को उसके मध्य से दो भागों में अगर उसको विभाजित कर दें, तो वो दोनों भाग एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। मान लीजिए हमने कोई ये रेखा ली, तो हम अगर इसको बीचों बीच से अगर काट कर देंगे, तो ये दोनों रेखा एक समांतर तो हैं, और जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो ये है। 10 बताइए क्या कह रहे हो? ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब हमने कहा कि किसी रूप को मध्य से, अब हम इसे बीचों बीच से मध्य का जो भाग है, अगर हम वहां से इनको दो बराबर भागों में अगर इसको हम विभाजित करें, तो दोनों भाग एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। विलोम मतलब इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, या कहें उसके विलोम आकृति है हमें प्रदर्शित करती हैं। तो ऐसी ही चीज को क्या कहेंगे? नियमित। नियमित मतलब एक जैसी चीजें, यहाँ पर हम वो कहेंगे कि नियमित रूप के अंतर्गत ये आती है। और अनियमित किसे कहते हैं? अनियमित को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जहां पर हम अनियमित की अगर बात करेंगे, तो अनियमित रूप के मध्य में जो रेखा होती है, रेखा द्वारा से विभाजित करके उनको दो समांतर रूप में, दो समांतर भागों में इसे विभाजित नहीं करती है। यहाँ पर तो इसने दो समांतर भाग करे ना, जिसको एक दूसरे के विलोम होते हैं। अब इसके अपोजिट हो जाएगा अनियमित में। इसमें क्या होगा? असहमित रूप में मध्य रेखा द्वारा जो विभाजित करने पर दोनों भागों में क्या होते हैं? समानता नहीं होती है, दोनों भागों में असमानता देखने को मिलेगी, यहाँ पर समानता देखने को नहीं मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें, त्रिभुज होता है, त्रिभुज होता है, त्रिभुज हो गया। अगर मैं कहूं कि शंख आपने देखा होगा, शंकु देखा होगा, ऐसे रूप अगर हम बात करें, ज्यादातर उसमें क्या होता है? उसमें रुचिकर होते हैं या सृजनात्मक तौर पे होते हैं, ये इस प्रकार के ये होते हैं रूप की अगर हमने बात कर रहे हैं। अब देखिए, फिर से कह रहा हूं, इसकी परिभाषा मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। जब हम रूप की बात करते हैं, आरती आवाज आ रही मेरी? ठीक है, जहां पर हम रूप की बात करते हैं, हिमानी जी इस चीज को सुनिएगा। रूप के बिना, हमने कहा कि रूप के बिना किसी भी कला का या किसी भी चित्र का अस्तित्व तो नहीं होता है। अगर जिस प्रकार से हमने कल ये आपसे ये पढ़ा भी था कि जैसे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि उसमें बिना ज्ञान के मनुष्य एक पशु, ऐसा पशु जिसके पीछे से क्या होती है? पूंछ नहीं हो, पूंछ रहित पशु के समान होता है। तो कला में भी रूप का उतना ही महत्व होता है। बिना रूप के किसी भी कला की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी चीज का निर्माण या किसी विषय का हम आकृति का जो मूलक हम नहीं बना सकते, वो अमूलक हो सकता है। ठीक है, अगर हम कहें रूप का जब हम निर्माण करते हैं, अगर जब हम रूप का निर्माण करते हैं, तो उसकी विषय की अगर बात करें, तो उसके आधार पर जो होती है आकृति मूलक भी हो सकती है, और मैंने कहा कि या फिर वो क्या हो सकती है? अमूलक भी हो सकती है। ये जितने भी सब चित्रकला के अंतर्गत हम देखें, तो चित्रकला की ये शैली के रूप में अगर हम कहें, अभिव्यक्ति पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। जब हम रूप की परिभाषा की तरफ हम बढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि आपकी किसी भी वस्तु या कहें या पुंज क्या होती है? आकृति के रूप ये प्रदान करती है, उसको आकृति के रूप में ये होती है, जो आपके अंतराल में, अंतराल की किसी भाग के चारों ओर क्या आते हैं? इसको घेरे रहती है। मैंने आपको बता दिया था कि इस प्रकार से चारों ओर से इसको घेरे रहते। इसका अपना निश्चित आकार होता है, वर्ण होता है, ठीक है। और साथ ही कला में आकृति को किसी निश्चित उद्देश्य की बात करें, तो सृजनात्मक तौर से उसको विकसित किया जा सकता है, ये होता है। अब आपके रूप का वर्गीकरण हमने बताया दिया कि नियमित रूप से इसको किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो मुख्य रूप से जो रूप के प्रभाव की बात करेंगे। आप रूप के प्रभाव को पता है आपको? रूप, जब मैं कहता हूं कि रूप के प्रभाव के बारे में बात करता हूं, तो
हमने अभी आपसे कहा कि भैया यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था आयताकार, त्रिभुजाकार, बेलनाकार, वृत्ताकार, ये अलग अलग जो पढ़े थे। अब देखिए हमने अभी आपको बताया था, आपने उस चीज को भी उसका प्रत्युत्तर भी दिया था। जब हम बात करें प्रभावों के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ याद रखना मैं रूपों के प्रभाव के बारे में बात कर रहा हूँ, उनको विस्तार से समझाऊंगा नहीं, सिर्फ प्रभाव पूछे जाते हैं। कभी क्वेश्चन बनेगा कि जो आयताकार है, आयताकार का प्रभाव कैसा होता है, प्रभाव क्या दिखाता है। अब आयताकार जब है तो इसमें शक्ति का प्रदर्शन होगा और स्थायिता और उसमें एकता का भाव दर्शाएगा। जब हम त्रिभुजाकार की बात करें सुरक्षा का होगा क्या? है सुरक्षा का प्रभाव तो होता है इसमें। क्या क्या सुरक्षा 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 का भाव दर्शाता है। त्रिभुजाकार में होता है ना। हाँ अभी आपको मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से। देखिए आप अभी नोट करते चलिएगा तो मैं वो चीज आपके सामने रख दूंगा। जब हम आयताकार की अगर बात करें तो आयताकार का जो प्रभाव होता है उसमें शक्ति प्रदर्शित होती है, उसमें स्थायिता आती है और उसमें एकता आती है। जब हम त्रिभुजाकार की बात करेंगे तो त्रिभुजाकार का जो प्रभाव होगा उसमें शाश्वतता आती है, शाश्वतता, उसमें सुरक्षा का भाव देखने को मिलेगा, उसमें विकास का भाव देखने को, उसमें प्रजनन का प्रभाव देखने को मिलेगा, उसमें ऊर्जा का प्रभाव देखने को, उसमें पौरस, जो पौरस होता है पुरुषार्थ का भाव देखने को मिलता है त्रिभुजाकार में। जब हम बात करते हैं विलोम त्रिभुजाकार की अगर बात करें तो विलोम त्रिभुजाकार की अगर बात करें तो इसमें इसका जो प्रभाव होगा जो विलोम त्रिभुजाकार का, तो इसमें मानसिक और अशांति, विलुप्तता, पतन और इसमें ये नारी तत्व ये देखने को मिलेगा, नारी तत्व का इसमें भी भाव देखने को मिलेगा। विलोम, जब हम विलोम की बात मानसिकता इसमें देखने को मिलेगा, अशांति का भाव ये दर्शा देता है, कहीं कहीं विलुप्तता दिखा देता है, यहाँ पर पतन दिखा देता है, कहीं यहाँ पर नारी तत्व को इसको में दर्शाता है। जब हम बात करते हैं कि वृत्ताकार के करते हैं, वृत्ताकार की अगर बात करते हैं तो वृत्ताकार को भी इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसमें क्या होता है, सबसे जो निश्चित रूप में अगर मैं कहूं जो वृत्ताकार होता है इसमें सबसे निश्चित रूप, इसका सबसे निश्चित रूप होने के कारण इसमें पूर्णता का भाव इसमें दर्शाता है, पूर्णता का भाव उसमें कहीं कहीं हमें देखने को मिल जाता है। और भाव की अगर बात करते हैं, इसका भाव वृत्ताकार का अगर भाव की बात करते हैं तो इसमें अविराम हमें देखने को मिल जाता है, इसमें आकर्षण देखने को मिलता है, इसमें गति देखने को मिलता है, इसमें विशालता देखने को मिलती है, इसमें समानता देखने को मिलती है, इसमें महानता देखने को मिलती है, इसमें पूर्णता देखने को मिलती है, इसमें निरंतरता देखने को मिलती है आपके वृत्ताकार में। ये ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है? जी सर। अब जहां पर हम अंडाकार की बात करेंगे कि अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार की अगर बात करते हैं, जहां पर अंडाकार दीर्घ वृत्ताकार की अगर बात करेंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसमें लावण्य का भाव दर्शाएगा, लावण्य, सृजनात्मकता दिखाए देखिए, और सौंदर्य का प्रसार यहाँ पर देखने को हमें मिल जाता है, किसमें आपके अंडाकार में, या जिसे हम दीर्घ वृत्ताकार भी कहते हैं। अब बात करूंगा जो महत्वपूर्ण है वर्गाकार की अगर बात करें तो वर्गाकार के अंदर स्थिरता आती है, दृढ़ता आता है और सक्रियता का भाव ये देखने को आपको मिल जाता है, किसके अंदर, रूपों का वर्गीकरण के अंदर ये तमाम चीजें आपको कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित हो जाती हैं। ठीक, ये हिमानी जी समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा सर। ये तमाम चीजों को आप समझ लीजिएगा। और देखिए अब हमारा जो बिंदु दूसरा था, ये दूसरा बिंदु भी क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो चुका है। बिंदु किसका, चित्रकला के तत्वों का हमने रेखा को कवर कर लिया है, और किसको कर लिया, रूप को कवर कर लिया, हाँ या ना? यस सर। अब देखिए यहाँ पर जो हमने कहा कि चित्रकला के तत्वों की अगर हम बात करते हैं, इसमें होता है रेखा, आकार, तान, पोर, अंतराल, जो हमने ये कहा। तो अब हम दो चीज हमने कवर कर चुके हैं, तो हम अब जैसे रंग हो गया, तान हो गया या पोत हो गया, अंतराल, हम अलग अलग तरीके से इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इकाई नंबर 1 जो है, जो कला के मूलाधार हैं, उसमें आप देखोगे पॉइंट दूसरा, तो पॉइंट दूसरे में इन चीजों को आपको दिया हुआ है। हम इसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, जितना हो सके हम उतना करेंगे। ठीक है आरती बेटा,
सर। समझ में आ रहा है आपके? हाँ ठीक सर, आप मतलब ध्यान रहोगे ना कि मैं आते करते हूँ तो मैं बस सुन रही हूँ और कुछ करके जा पास ना, मतलब तो रीजन करूँगी सर। सर कल मैं आप जो बैग सब पढ़ने का रीजन करके करूँगी।